सर आप एक दिव्यांग है, हैंडीकैप है, तो ये बचपन से आपको ये है? मैं आपको शायद याद होगा कि मैं जब 3 साल का था उस वक्त पोलियो अटैक हुआ था, और उस वक्त पोलियो रसी वगैरह कुछ नहीं थी। आज तो पोलियो बिल्कुल नाबूद हुआ है गवर्नमेंट की वो उससे, और अभी किसी को पोलियो वगैरह नहीं होता है। उस वक्त 3 साल का था जब था तो मुझे पोलियो हुआ था, और इसके बाद फिर धीरे धीरे हिम्मत बढ़ती गई। पिताजी ने हिम्मत दी। मैं नीचे पहले से वैसे नीचे से ऐसे चलता था, फिर क्रचिज़ पे आया, कैलिपर्स हुआ, स्कूटर पे आया, व्हीलचेयर पे आया, कार भी चलाता हूँ। तो आगे से यू ड्राइव कार? यस यस यस, आई ड्राइव। ही इज़ माई एक्चुअली, मैं ये जो है वो मेरा सारथी है, लेकिन वो जब सब समझो कि एब्सेंट हो या कुछ भी हो, कोई छुट्टी पे गया हो, तो मैं खुद चलाता हूँ कार। सर आप एक दिव्यांग है, आपको क्या लगता है कि अगर आप दिव्यांग नहीं होते तो आप अभी जिस फील्ड में हैं, आप गीतकार हैं, तो आपके फील्ड में ज़्यादा सक्सेस होते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सक्सेस मुझे इतनी मिली है कि मैं आई एम सेटिस्फाइड विथ माई सक्सेस। हाँ, इतना है कि अभी मैं गाता हूँ और लोग नाचते हैं। अगर मैं दिव्यांग नहीं होता तो लोगों के साथ मैं भी नाचता। बाकी तो देयर इज़ नथिंग डिफरेंस बिटवीन दैट। मैं सक्सेस हूँ। यानी कि फिजिकल डिसेबिलिटी अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो वो आपके आड़े नहीं आ सकती? कभी नहीं आ सकती, कभी नहीं आ सकती। कुछ कुछ लिमिटेशन होता है, और हर एक इंसान में कुछ ना कुछ लिमिटेशन होता ही है। अगर वो चलता है फिरता है तो मेंटली शायद उनका वो हो सकता है, या कमज़ोर होते हैं मेंटली कि भाई नहीं, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, तो ऐसा होता है। लेकिन हम ऊपर वाले ने डिसेबल को इतनी शक्ति अंदर से ही दी है कि नहीं करेंगे, क्या होगा बीच में, अगर ऐसा होगा तो बीच में रुक जाएंगे। लेकिन ऐसा मुझे तो कभी ऐसा महसूस कभी नहीं हुआ कि मेरा लिमिटेशन। सर हमने सुना है कि मोदी साहब के साथ आपके अच्छे रिलेशन रहे हैं। मोदी साहब को कुछ दिव्यांगों के बारे में करने के लिए प्रपोजल दिया था, उस किस्से के बारे में बताइए। मैं आपको बताऊं कि 3 साल से जब मैं डिसेबल था तो उस वक्त डिसेबल को बहुत बहुत सहन करना पड़ता था, बहुत सारी तकलीफ़ें थी। और जब जब मैंने शो किए तो कई संस्थाएं जैसे लायंस क्लब हैं, जैसे रोटरी क्लब हैं, कई संस्थाएं ऐसी होती हैं कि जो चैरिटी प्रोग्राम करती हैं वैसे, और डिसेबल के लिए करती हैं या करती हैं। तो हर एक शो में कभी कभी ना कभी हमें वो बुलाया जाता था कि भाई ये चैरिटी शो है, ये है वो। तो जब 2004 में मैंने ऐसा सोचा कि समाज ने, सोसाइटी ने बहुत कुछ दिया है, प्यार दिया है, मोहब्बत दी है, पैसे दिए हैं, नाम दिया है, सब कुछ दिया है, तो इंसान का फ़र्ज़ भी होता है कि सोसाइटी को कुछ वापस दो तुम। चाहे वो डॉक्टर हो, कलाकार हो, या कुछ भी हो, सोसाइटी को वापस देना चाहिए। 100%। और उस वक्त मेरे जहन में आया, मेरे दिमाग में आया कि मुझे कुछ करना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत कुछ मिला है। तो उस वक्त मुझे पहले सवाल आया कि मैं वैसे जो मैं डिसेबल हूँ, अभी तो क्या है कि अपंग, डिसेबल ये शब्द सभी निकल गए हैं। अच्छा। मोदी साहब ने दिव्यांग शब्द दिया है। तो मैं भी जब दिव्यांग हूँ तो मुझे दिव्यांग भाई बहनों के लिए कुछ करना चाहिए। तो उस वक्त 2004 में जब मोदी साहब यहाँ चीफ मिनिस्टर थे, उस वक्त मेरे एक मित्र, शायद आप जानते होंगे, उनका नाम भी जानते होंगे, हसीत वोरा साहब, वो अपने पूर्व मेयर, तो वो मेरे ख़ास दोस्त हैं। तो उनके घर बैठा था तो मैंने उनको सजाया कि भाई ऐसा कुछ करना चाहता हूँ। तो बोलते हैं कि आप अपना बंकिम पाठक फाउंडेशन क्यों नहीं करते? मैंने कहा वो क्या होता है? बोलता है कि अपना फाउंडेशन से आप कुछ भी कर सकते हो, कहीं भी किसी को भी दे सकते हो, किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं, इट इज़ ऑर्गेनाइज तरीके से। तो बोलते हैं कि मैंने बोला करिए, तो बोलते हैं कि ये उसका इनॉग्रेशन हम मोदी साहब से करवाएं। तो उन्होंने वहाँ से फ़ोन लगाया उनके घर से कि भाई सर ऐसा है कि बंकिम भाई, तो क्या, हाँ बंकिम भाई को मैं जानता हूँ। वैसे तो मैं तो उस वक्त उनको पर्सनली कुछ मिला नहीं था, तो जानता हूँ वो। तो कहते कि उनका बंकिम पाठक फाउंडेशन उनको शुरू करना है और ये चाहते हैं कि आपके आशीर्वाद मिलें, तो आप जब टाइम दे तो उस वक्त हम आपको मिलने के लिए आए। तो उस वक्त कहा कि बंकिम भाई को फ़ोन दो। तो मैंने बात की, मैं कहा नमस्ते सर,
तो बोलता है कि आपने जो सोचा है इसके लिए आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है मेरे पास, आप सिर्फ टाइम दो और डेट फिक्स करो, मैं आ जाऊँगा, और हसीद को बोलो कि मुझे ईमेल पे भेज दें सब, मैं आ जाऊँगा। और वो आ गए। सो हम्बल। ही वाज सो हम्बल। और इसके बाद उन्होंने भी मुझे जो 4 शब्द उन्होंने जब कहे हैं, वैसे ही इज़ अ लिटरेट मैन, इससे कोई सवाल नहीं पैदा उनके सामने कोई। उन्होंने मुझे ये बताया था कि समाज में हर एक इंसान का कुछ न कुछ, जब कोई काम होता है ना तो एक सेल्फ स्वार्थ होता है, लेकिन बंकिम भाई वो राउंड से बाहर निकले हैं कि मेरा क्या और मारू, આપણે ગુજરાતીમાં મારું છું ને મારે છું। કોઈ કામ होता है कि भाई मारू છું જે મારા કેટલા ટકા છે, અને પેલું आपका अगर मुकेश भाई का अच्छा हो रहा है तो मैं मारे કેટલા ટકા એમનું છે। ये उस सर्कल से बाहर आए हैं और ये आज भी मेरे जहन में है। तो मैं उसी पे काम करता हूँ कि मेरा क्या, मैं मुझे मारू છું नहीं, मुझे कुछ करना है, वो ऊपर वाले ने जब शक्ति दी है तो क्यों ना करूँ फिर। करने वाला ऊपर वाला है, उन्होंने सिर्फ चुना है आपको, वैसे तो करने वाला ऊपर ही है कि भाई ये सर आपने बताया कि 2004 में आपने बंकिम पाठक फाउंडेशन शुरू किया जी। उसके बाद आपने कौन कौन सी एक्टिविटी की और करने वाले हैं फ्यूचर में? 2004 में जब पहला इनॉग्रेशन किया उस वक्त तो मैंने ट्राइसिकल दी थी, वो हाथ से चलाने वाली ट्राइसिकल जो थे, 11 ट्राइसिकल पहले दिन मोदी साहब के हाथों दी मैंने। इसके बाद मैंने ठान ली कि पर्टिकुलर डे मैं फिक्स करूंगा और उस वक्त पूरा का पूरा शोज़ या डे चैरिटी शो के लिए होगा, दिव्यांगों के लिए। तो उस वक्त मैंने चुना रफ़ी साहब की 31 जुलाई। क्या बात है कि रफ़ी साहब के इंतकाल उस दिन हुआ, तो मैंने सोच लिया कि 31 जुलाई जो है वो उसका जो भी शोज़ की आमदनी हो कलाकारों को देने के बाद, इसके बाद जो भी मेरे पास बचता है वो पूरा साल मैं दिव्यांगों के लिए ही यूज़ करूँगा। और दूसरी डेट में थी रफ़ी साहब की 24 दिसंबर, उनका बर्थडे। ओके। तो ये 2 दिन मैंने, क्योंकि देखो वहाँ तक मुझे लाए कौन, तो रफ़ी साहब की आवाज़ लाई, तो इसलिए मैंने यही सोच लिया कि यही 2 दिन है जिसके लिए मुझे करना है बस। तो आप हर साल इवेंट करते हर साल जो मैं इवेंट करता हूँ 31 जुलाई 24 दिसंबर। और इवेंट कहाँ पे रहते हैं सर ये? अलग अलग जगह पे रहती हैं, वैसे तो कंटिन्यू मैंने अहमदाबाद में पहले की। 1981 से जो उस वक्त था उस अहमदाबाद में की, लेकिन 2004 से भी कंटिन्यूस अहमदाबाद में। उस वक्त जयशंकर सुंदरी हॉल था, टागोर हॉल था। अभी सिर्फ वी आर वेरी पुअर कि सिर्फ टागोर हॉल है, बाकी सब हॉल अपने अपने बंद पड़े हुए हैं, क्या करें। लेकिन अभी टागोर हॉल में करता हूँ। वैसे और लोगों का रिस्पांस कैसा रहता है? बहुत अच्छा रहता है। मैं समझाऊँ कि लोगों का प्यार, जब मैं अनाउंस करता था सिर्फ कि 31 जुलाई का एडवांस बुकिंग ये है, तो आप मानेंगे नहीं कि सुबह 9:30 बजे अगर बुकिंग शुरू होता है, 12:30 को शो वॉज हाउसफुल। टुडे इवन 31, वो रफ़ी साहब की बात है। मैंने वो कहा कि आप मुझे पूछेंगे तो मैं मेरे लिए कुछ नहीं कहूँगा। रफ़ी साहब की आवाज़ सुनने के लिए लोग बेताब होते हैं और लोगों ने मुझे पसंद किया है, इसलिए हर शो कम्प्लीटली हाउसफुल होता है। और मुझे खुशी है कि हाउसफुल होता है तो पैसे ज़्यादा मिलते हैं और वो पैसे से हम ये काम कर सकते हैं। सर फाउंडेशन में और आगे क्या क्या एक्टिविटीज़ करने का प्लानिंग है आपका? मैंने बताया कि हर एक मेरे पास एप्लीकेशंस आती हैं फाउंडेशन के लिए कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो इस वक्त मैंने फाउंडेशन के लिए पहले क्रचीज़ वगैरह देता था, ये देता था, लेकिन मैं कैश कभी नहीं देता था। कैश इसलिए नहीं देता था कि उनके जो काम में आए वो चीज़, फिर पैसे तो ऐसा है कि हाथ का नहीं निकल जाते, चले जाते फिर अगेन। तो मैंने उस वक्त सोचा कि उनको ऐसी चीज़ दे जाए कि कुछ अपना छोटा मोटा बिजनेस कर सकें या वो कर सकें। तो उसी हिसाब से तो मैंने वो ट्राइसिकल जो आती है उसमें पीछे एक्सटेंड करके वो चला के कहीं भी पेड़ के नीचे
वो खड़ा हो सकता है और छोटी मोटी बिजनेस कर सकते, वो उस वक्त शुरू ये किया। इसके बाद मुझे ऐसा लगा कि दिव्यांगों के साथ साथ मोदी साहब ने कन्या केळवणी पे जोर दिया था, आपको शायद, तो ये भी ज़रूरी है कि अगर कन्याएं अगर पढ़ेगी नहीं, ये नहीं है, तो घर चलाएगी और वो एक ऐसी पाबंदी उन पर रहेगी। तो कन्या केळवणी पर जोर दिया। तो मैंने कन्या केळवणी में भी मोदी साहब को चेक दिया था गांधीनगर जाके कि भाई ये मेरा लिए। फिर ब्लाइंड स्कूल में इसके साथ मेरा बहुत ही ताल्लुक़ है, ये अंधजन मंडल में मेरा मित्र है तारक, उनके गाइडेंस से मैं चलता रहा। तो वहाँ अपने हेलमेट सर्कल के पास लड़कियों का एक हॉस्टल है, स्कूल चलता है, ब्लाइंड स्कूल। तो उसमें कंप्यूटर की ज़रूरत थी, तो उनको कंप्यूटर, ब्रेल कंप्यूटर दिया। तो ये सब देता रहा, ऊपर वाले की दुआ से, ऊपर वाले के साथ से, लोगों का प्यार से देता रहा। बस हूँ करूँ ये अज्ञानता, शकटनो बार जम स्वांता ने। मैं कुछ नहीं करता, आज भी मैं ये कहता हूँ कि मैं कुछ नहीं करता, मेरे ज़रिए कुछ होता है, करता है ऊपर वाला। तो मोदी साहब ने आपको एक रास्ता बता दिया, फिर आगे आप सेवा के बहुत सारे काम करते कि संगीत के साथ साथ मान लीजिए सर, ये शो अभी मोदी साहब देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उनको? मोदी साहब को तो मैं ये कहूँगा कि आपके आशीर्वाद से और आपके गाइडेंस से जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें मुझे बहुत ही शक्ति मिलती है, और आपके शब्दों को मैं जहन में, मैं ध्यान में रखता हूँ कि मुझे करना ही है। संगीत तो जब तक मैं जीऊँगा तब तक चलता रहेगा, तो क्यों ना फिर ये काम भी मेरे साथ साथ होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैं कभी करता हूँ, और भगवान आपको लंबी उम्र दे। हिंदुस्तान को आपकी बहुत ज़रूरत है।